बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। आज हम डिसऑनर चेक के ऊपर बात करेंगे। अगरचे कि एक ये वसी टॉपिक है, इस पे इसके कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर आज बात करेंगे, फिर अगले व्लॉग पे अगले हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहली बात, डिसऑनर चेक होता क्या है? ऐसा चेक जो किसी ने आपको इशू किया हो और आप बैंक में पेमेंट के लिए जाएं तो पेमेंट उसकी इनसफिशिएंट अकाउंट होने की वजह से, इनसफिशिएंट अमाउंट होने की वजह से वो डिसऑनर हो जाए, वो पेमेंट ना हो और चेक के ऊपर डिसऑनर स्लिप लगा के वो वापस कर दें। तो ऐसे डिसऑनर चेक जो है, ये ऐसा जो चेक होगा वो उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 489F जो है वो अट्रैक्ट करता है। यानी कि उसके ऊपर 489F के अंडर सेक्शन 489F जो है वो FIR दर्ज होगी। अब सेक्शन 489F के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। बुनियादी मकसद इसका वीडियो बनाने का और ये चैनल बनाने का यही है कि आम लोगों तक जो है वो कानून की मालूमात पहुंचाई जाए। वो सारी बातें जो आम लोग जो है, जो ऐसे वो सारे सवालात जिनके जवाब आम लोग चाहते हैं उनको इस फोरम के जरिए दिए जाए। तो इसके सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करेंगे। क्या लाजमी बातें हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए, तो इसके ऊपर FIR दर्ज होगी, वरना FIR डिसऑनर चेक होने के बावजूद भी दर्ज नहीं होगी। इसमें सबसे पहली बात है कि पेमेंट ऑफ लोन। ये चेक जो है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लोन इशू किया गया हो। आपने किसी से कोई कर्जा लेना है तो उसके अगेंस्ट वो आपको चेक इशू करता है, तो वो इसका पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो किसी के ऊपर हो, लाइबिलिटी किसी के ऊपर हो जिसकी उसने कोई पेमेंट करनी हो, तो उसके अगेंस्ट वो इशू चेक करे। और दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया। तीसरा इसका डिसऑनर होना, इनके चेक आपने प्रेजेंट किया बैंक में और वो डिसऑनर हो गया। और ये जो प्रेजेंट करना है, इसकी जो टाइम है वो 6 महीने तक है। इसकी म्याद जो है वो 6 महीने तक। अगर 6 महीने के अंदर अंदर, इशू डेट के 6 महीने के अंदर अंदर चेक आप बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर FIR दर्ज होगी, वरना इसके ऊपर वो चेक उस पे वो कैश ही नहीं होगा, बैंक इसके ऊपर डिसऑनर स्लिप नहीं लगाएगा। अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौन कौन से, ये तो इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इसमें एक बहुत ही अहम सवाल है, क्या गारंटी का चेक जो है, कौन कौन से ऐसे चेक हैं जिनके ऊपर वो डिसऑनर होने के बावजूद भी जो है वो FIR दर्ज नहीं होती। नंबर 1, इसमें गारंटी का चेक है कि गारंटी का चेक अगर दिया गया हो तो उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी। वो जो है बेशक डिसऑनर स्लिप भी साथ लगी हुई है, FIR उसके ऊपर दर्ज नहीं होगी। इसके ऊपर जो है वो लॉ बड़ा क्लियर है। सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स भी इसमें इस जेल में है। इसमें जो है एक लैंडमार्क जजमेंट है 2013 SCMR 51 मियां अल्लाह वर्सेस द स्टेट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि नंबर 1, चेक इशूड एज सिक्योरिटी एंड नॉट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि चूंकि इसमें ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है लिहाजा FIR इसमें दर्ज नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये चेक गारंटी का था तो लिहाजा इसके ऊपर जो है FIR वाला जो है वो कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर इसमें एक लेटेस्ट जजमेंट आई है इसी के ऊपर 2024 SCMR 1567 फुल बेंच है ये। इसमें मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, इनके ऊपर ये जो फुल बेंच ने एक जजमेंट दिया है जिसमें ये सेम प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है और गारंटी के चेक के ऊपर इन शॉर्ट जो है वो नहीं है FIR नहीं है। Every transaction where a check is dishonored may not constitute an offense, कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें चेक डिसऑनर हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो जो है वो उससे ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। फिर फंडामेंटल्स एलिमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F PPC आर द इशुएंस ऑफ द चेक विद डिसऑनेस्ट इंटेंट, यानी कि जो चेक इशू किया गया है वो डिसऑनेस्ट इंटेंट के लिए,
यानी कि उसका जो इरादा जो है बदनीयती की बुनियाद के ऊपर था, इरादा पेमेंट का था नहीं। जिस बंदे ने इशू किया वो पेमेंट नहीं करना चाह रहा था, वो डिसऑनेस्टली चेक इशू किया, ये इसकी बात होगी। फर्दर इसमें होल्ड किया गया द चेक शुड बी टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, द चेक इज डिसऑनर्ड। वही 3 इंग्रेडिएंट्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसके अंदर, ये इस हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर यही मेंशन किए गए, होल्ड किए गए। और इसमें फर्दर जो है जो गारंटी वाली बात थी वो भी इसमें है, द चेक वाज इशूड एज गारंटी, यानी इस जजमेंट के अंदर ये होल्ड किया गया, ये भी गारंटी के ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा कौन से चेक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एफआईआर नहीं होती, जैसे या अगला जो उस पे साथ में जिस पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि चेक लेते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपको। नंबर 1, आप उस जब चेक लें, जिस बंदे के ने लोन लेना है या जिस बंदे की ऑब्लिगेशन जिसकी तरफ है उसके नाम का चेक होना चाहिए, किसी और के बंदे के नाम का चेक नहीं होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2, चेक जो है वो उसके ऊपर कैश या अगर वो सेल्फ लिखा होता है तो भी इसके ऊपर एफआईआर कोई नहीं है। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो कहते हैं कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, लो जी मैं आपको ये 10 लाख का चेक दे देता हूँ। वो चेक भरता है और उस पर सेल्फ लिख के दे देता है। तो सेल्फ वाला चेक जो है वो वैसे सेल्फ का मकसद तो मतलब तो उसका ये है कि अगर मेरा चेक है तो मेरा अकाउंट है तो अपने नाम का मैं वो सेल्फ का भर दूं चेक और मैं जाके कैश करवा लूँ। सेल्फ का चेक मैं किसी को भी दे दूंगा तो वो कैश हो जाएगा। उसके चेक के बैक पे वो 2 साइन करवा लेगा बैंकर और जो है वो चेक इशू हो जाए, वो पेमेंट कर देगा अगर अकाउंट में पैसे हैं तो। लेकिन और कैश का भी सेम, इससे कैश लिखा तो भी हो जाता है, कोई इशू नहीं। लेकिन ये 489F के में नहीं आता, ये सेक्शन उसको अट्रैक्ट नहीं करता। अगर ये होगा तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। गारंटी का मैंने पहले बता दिया। फर्दर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो भी बात होगी कि आप चेक जिस बंदे का है उसी बंदे के नाम, और उससे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप खाली चेक लेने से बात नहीं बनेगी। अगर इसके ऊपर एफआईआर हो तो एफआईआर तो हो जाएगी, लेकिन बाद में मुलजिम की जमानत आसानी से हो जाएगी। चेक के साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए जो ये प्रूव करे आपका रिलेशनशिप। दूसरी अहम बात इसके अंदर कि चेक जब आप किसी से लें तो उसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। कोई तहरीर ले लें, अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ था तो उसके अगेंस्ट आपने चेक लिया है तो आप उसकी तहरीर कर लें। उसके ऊपर 2 गवाहों के साथ, 2 गवाहों की मौजूदगी में 2 विटनेसेस होने चाहिए और उनके साइन वहां पे हों और वो तहरीर कर लें। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव करे आपके रिलेशनशिप को। बिजनेस है तो बिजनेस का रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, एस्टैब्लिश होना चाहिए, या कोई पेमेंट है या ऑब्लिगेशन है, व्हाटएवर, आप उसकी कोई ना कोई तहरीर लाजमी करें। क्योंकि अब जो लेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है उसके अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। इसमें लेटेस्ट एक जजमेंट है, इसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2024 सब SC 45, जिसके अंदर ये होल्ड किया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि जी ये जो साबित करे कि ये जो चेक है ये किस वजह से दिया गया था, इसके पीछे क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, क्या बिजनेस रिलेशनशिप था, क्या वजह थी। और इसी के ऊपर DB की लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की DB की जजमेंट है और उसने भी इसी प्रिंसिपल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस देके इसके ऊपर यही जजमेंट दी है। और इसमें भी यही चीज होल्ड की गई है। PLD 2024 लाहौर 676 पेज है और ये इसके ऊपर ये मेन चीजें हैं। अब रह गई बात इसकी कि ये जो ऑफेंस है 489F का, इसकी सजा कितनी है। इसकी 3 साल सजा है, 3 साल तक। अगर आप ये जो है ये ऑफेंस जो है 489F का, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल है। कॉग्निजेबल मीन पुलिस जो है बगैर किसी वारंट के, मैजिस्ट्रेट के वारंट के बगैर पुलिस जो है मुलजिम को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2 ये नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। और नंबर 3 जो है ये कंपाउंडेबल है, काबिल सुलह है, सुलह अगर हो जाए उसमें हो सकती है। और इसमें इसकी जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है वो 3 साल है। यानी कि अगर ये ऑफेंस जो है वो साबित हो जाता है
तो 3 साल तक इसकी सजा है। 3 साल नहीं, 3 साल तक, 3 साल तक कोई भी सजा मैजिस्ट्रेट दे सकता है। इसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट की अदालत में होता है और डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इसकी सेंटेंस होगी, कितनी जो है वो होगी। और इसमें लास्ट जो हमारे टॉपिक की आज बात है, वो पॉइंट है, वो ये है कि क्या चेक पे, डिसऑनर चेक पे एफआईआर करवा देने से आपकी रकम वापस मिल जाएगी, ये सफिशिएंट है या आपको इसके लिए और भी प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी? यस, ये चेक डिसऑनर के ऊपर एफआईआर करवा देना जरूरी नहीं है, इससे आपकी रकम नहीं मिलेगी, इसका रकम की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं है। चेक के ऊपर, डिसऑनर चेक के ऊपर एफआईआर होना एक अलग चीज है, अलग अमल है। ये एक ऑफेंस है, किसी को डिसऑनेस्टली चेक इशू करना एक ऑफेंस है और इस ऑफेंस की ये सजा है 3 साल तक। ठीक है, अब चेक 1000 रुपए का है या 1 लाख का है, 1 करोड़ का है या 10 करोड़ का है या 50 करोड़ का है, इट मेक्स इंटायरली नो डिफरेंस एट ऑल। अब जो भी चेक की अमाउंट होगी उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो इंग्रेडिएंट्स जो पहले मैं बता चुका हूं वो अट्रैक्ट करते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मुलजिम अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन इससे रकम वापस नहीं आएगी। रकम की वापसी का तरीकाकार क्या है? रकम की वापसी के लिए, रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए आपको ऑर्डर 37 का दावा करना पड़ेगा, ऑर्डर 37 सीपीसी का दावा करना पड़ेगा और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में नहीं होता। ये सिविल सूट नहीं है जो कि लंबा चलता, ये नहीं है, ये समरी ट्रायल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस ऑर्डर 37 का दावा दायर करेंगे जो कि किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को मार्क होगा। और ये समरी ट्रायल है। सबसे पहले तो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड के लिए वो अप्लाई करेगा, जब उसको समन होंगे तो वो जो है लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करेगा और ये समरी ट्रायल है, जल्दी खत्म हो जाता है और आपकी रिकवरी इस प्रोसेस के थ्रू होगी। ठीक है, और ऑफेंस जो है उसके लिए आप जो एफआईआर जो है वो आप दर्ज करवाएंगे, लेकिन रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए आपको जो है वो सिविल सूट, वो ये जो ऑर्डर 37 का सूट फाइल करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है वो बात करेंगे कि इसकी जमानत का तरीकाकार क्या है और इस दूसरे एस्पेक्ट्स जो इसके हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसके ऊपर कमेंट्स में जो है आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं और लीगल फ्री जो है वो एडवाइस आपको कमेंट्स में अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।